आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पहले 2 चरणों में हुई कम वोटिंग का मतलब क्या है। पूरे देश में एक थ्योरी चल रही है कि कम वोटिंग का मतलब है कि सरकार के प्रति लोग उदासीन हैं। क्या यह थ्योरी सही है कि जब कम वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है? इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कम वोटिंग से किस पार्टी को नुकसान होगा और यह कम वोटिंग का असल में मतलब क्या है। और विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कम वोटिंग का मतलब है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस बार का चुनाव हार रहे हैं या उनके प्रति लोगों में उदासीनता है। लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आज आपके सामने हम ऐसे आंकड़े पेश करेंगे जिनसे ये सारी थ्योरीज जो हैं गलत साबित हो जाएंगी। आज जब हमने वर्ष 1951 और 52 से लेकर वर्ष 2019 के बीच हुए इस देश के 17 लोकसभा चुनावों का डेटा निकाला, उनका अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का कोई खास संबंध नहीं होता। और ऐसा कई बार ऐसा होता है, कई बार ज्यादा वोटिंग पर भी सरकारें नहीं बदलती और कई बार कम वोटिंग पर भी सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई नुकसान नहीं होता, यानी इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। अब मैं आपको ये आंकड़े बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का अनुमान लगाना लोगों को गुमराह करने जैसा है। अब देखिए, अब आप यहां पर आइए और ये बड़ी स्क्रीन देखिए। वोटिंग में बदलाव से क्या बदलती है सरकार, यह आप देखते जाइए। लोकसभा चुनाव में पहली बार सबसे कम वोटिंग वर्ष 1971 में हुई थी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बार वोटिंग परसेंटेज जब गिरा तो वो था वर्ष 1971, कांग्रेस की सरकार थी और वोटिंग परसेंटेज तब गिरा 5.77% वोटिंग परसेंटेज तब गिर गया था। इससे पहले लगातार बढ़ ही रहा था। देखिए, पहली बार 1971 में गिरा। उस समय फिर वर्ष 1967 के मुकाबले 5.7% मतदान कम हुआ था और इस कम मतदान के बावजूद देश में सरकार नहीं बदली थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही सरकार में बनी रही थी। अब आपके सामने कुछ मैं और नतीजे दिखाता हूं। इसी तरह से कहा जाता है कि ज्यादा वोटिंग सरकार के बदलने के लिए होती है, बदलाव के लिए होती है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 1957, 1962, 67, 1984, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्यादा वोटिंग हुई तो भी देश में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और वोटिंग बढ़ने पर भी सत्तारूढ़ दल ही सरकार में बने रहे हैं। अब देखिए, अब इन आंकड़ों को आप ध्यान से देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक 17 लोकसभा के आंकड़े हमने निकाले हैं, 17 लोकसभा चुनावों के। देखिए, 1951-52 से लेकर जब आप यहां आएंगे 1971 में पहली बार वोटिंग परसेंटेज कम हुई 5.77%, यानी लगभग 6% वोटिंग कम हुई है। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, बदलाव नहीं। कम वोटिंग के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बदली। अब देखिए, फिर 1977 में लगभग 5.25% वोटिंग बढ़ गई, लेकिन परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार आ गई। 1980 में 3.5% वोटिंग कम हो गई। देखिए, यहां यह खास बात यह है कि यहां 3.5% वोटिंग कम हुई है 1980 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और उसके बाद बदलाव हुआ और 1980 में कांग्रेस की सरकार आ गई, यानी कम वोटिंग के बाद सरकार यहां बदल गई। अब देखिए, 1984 7% ज्यादा वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार थी, बदलाव नहीं। मतलब ज्यादा वोटिंग के बाद भी सरकार नहीं बदली, क्योंकि उस समय आपको याद होगा राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बन गए थे और ये इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई थी, इसलिए ये चुनाव जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव था। फिर 1989 में 2% वोटिंग कम हुई है और सरकार में बदलाव हुआ है कम वोटिंग के बाद। 1991 में 6% वोटिंग कम हो गई और फिर बदलाव हुआ है। कम वोटिंग के बावजूद यहां पर दोनों जगह बदलाव देख रहे हैं। फिर देखिए, 1996 में 2% ज्यादा वोटिंग हुई है और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, ज्यादा वोटिंग पर भी बदलाव हुआ है, सरकार बदल गई। फिर अगला चुनाव 1998 का 4% ज्यादा वोटिंग हुई पहले के मुकाबले और यहां
फिर बदलाव हुआ और यह बीजेपी की सरकार है। देखिए आप, फिर जब बीजेपी की सरकार थी 99 में लगभग 2% वोटिंग कम हुई है, लेकिन सरकार बनी रही और सरकार में बदलाव नहीं आया। तो यहां आप अगर देखेंगे तो जब वोटिंग ज्यादा हो रही है तो भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब सरकार में कोई बदलाव नहीं है, और कम हो रही है तब भी ऐसा देखा जा रहा है जब सरकार में बदलाव नहीं है। फिर देखिए 1.92% वोटिंग कम हुई है 2004 में, लेकिन यहां सरकार बदल गई और यहां यूपीए की सरकार आ गई। 2009 में मामूली सा फर्क आया है, 0.14% वोट बढ़ा है, लेकिन कोई बदलाव नहीं, सरकार यूपीए की ही रिपीट हो गई। 2014 में देखिए 8.23% बढ़ा है। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पहली बार आई थी तब वोटिंग बढ़ी है 8% से ज्यादा और बीजेपी की सरकार आ गई, बदलाव हुआ है। और 2019 में यह देखिए ना के बराबर वोटिंग बढ़ी है, 0.96% वोटिंग बढ़ी है। आप सोच लीजिए 1% से भी कम वोटिंग में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार तो भी नहीं बदली और कोई बदलाव नहीं, और बीजेपी की सरकार जारी रही, यानी प्रधानमंत्री मोदी फिर से जीत गए और यहां भी कोई बदलाव नहीं आया। और अब 2024 में 69.85% वोटिंग है पहले और दूसरे फेज में, जो पिछले 2019 से तो ज्यादा है और 2014 से भी मामूली सी ज्यादा है। इन आंकड़ों से आप क्या समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इन आंकड़ों से 4 बातें आप समझ सकते हैं। पहली बात, वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और देश में 2 बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग परसेंटेज कम होने पर भी सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2% कम वोटिंग होने पर बीजेपी चुनाव में हार गई थी, उन लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि इससे पहले वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में भी इतनी ही कम वोटिंग पर बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही थी और कम वोटिंग का उसके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा था। तीसरी बात, वर्ष 1980, 1989 और 1991 में जब कम वोटिंग के बाद देश में सरकारें बदली, तब देश में परिस्थितियां कुछ और थी। 1980 में गैर कांग्रेसी दल बिखर चुके थे, भारत के लोग जनता पार्टी के शासन से निराश थे, इसलिए वापस इंदिरा गांधी के पास चले गए। 1991 में जब 6% वोटिंग कम हुई, तब सरकार इसलिए बदली क्योंकि उन चुनावों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, और इसके बाद लोकसभा का चुनाव शोक सभा के चुनाव में बदल गया था और लोगों ने गांधी परिवार के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कांग्रेस को वोट देकर सत्ता परिवर्तन किया। जबकि इस बार देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इस बार लोकसभा का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। और आखिरी पॉइंट यह कि कांग्रेस के मुताबिक अगर कम वोटिंग का मतलब यह है कि बीजेपी इस बार का चुनाव हार रही है, तो क्या हम यह भी मान लें कि जिस तमिलनाडु और केरल में पिछली बार से काफी कम मतदान हुआ है, वहां विपक्षी दल भी उसी लॉजिक से हार रहे हैं? जरा देखिए, तमिलनाडु में इस बार 2.7% और केरल में 6.5% वोटिंग कम हुई है, और इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 59 सीटें हैं, जहां पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। इनमें से 58 सीटें अकेले विपक्षी दलों ने जीती थी, 59 में से 58। इसलिए सोचिए, अगर कम वोटिंग का मतलब हार है, तो क्या केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके और लेफ्ट पार्टीज, क्या ये लोग चुनाव हार रहे हैं? इसका यह मतलब है। और एक और बात, आज कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि अगर कम वोटिंग की वजह से बीजेपी इस बार का चुनाव हार रही है, तो फिर वायनाड में राहुल गांधी की सीट पर जो 6.8% मतदान कम हुआ है इस बार, क्या वहां भी कम वोटिंग का मतलब यही है कि राहुल गांधी हार रहे हैं? क्या कांग्रेस ये बात मानेगी? लेकिन बीजेपी के लिए अभी वो यही बात कह रही है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि कम वोटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे बीजेपी को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। और ये हमने आपको 17 लोकसभा चुनावों के, हमारे देश में लोकसभा चुनावों के आंकड़े आज दिखाए हैं। हो सकता है कि इस बार विपक्ष इतना कमजोर है कि उसके वोटर ये सोचकर पोलिंग बूथ पर ना पहुंच रहे हों कि उनके एक वोट से क्या हो जाएगा, और इसी वजह से इस बार कम वोटिंग हुई हो। और यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2009 से 2019 के बीच 15 वर्षों में कांग्रेस के वोटों में ना के बराबर वृद्धि हुई है। आपने शायद इस आंकड़े पर नजर नहीं डाला होगा। इस दौरान
कांग्रेस के वोट जितने थे उतने ही हैं और बीजेपी के वोट इस दौरान 15 करोड़ बढ़ गए हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2009 में कांग्रेस को 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे जब यूपी की सरकार दोबारा से बनी थी। 11 करोड़ 90 लाख वोट। वर्ष 2014 में कांग्रेस को 10 करोड़ 70 लाख वोट मिले और फिर 2019 में 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले। बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन, जिससे यह पता चलता है कि जब देश में वोटर्स की संख्या, कुल वोटर्स की संख्या 71 करोड़ से 91 करोड़ हो चुकी है, तब भी कांग्रेस के वोट जरा भी नहीं बढ़े हैं। 71 करोड़ से 91 करोड़ और अब तो 97 करोड़ हो गए हैं वोटर की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस के वोट उतने के उतने ही हैं। इसी दौरान बीजेपी के वोटों में जबरदस्त वृद्धि हुई। 2009 में उसे 7 करोड़ 80 लाख वोट मिले, 2014 में 17 करोड़ 20 लाख और 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट बीजेपी को मिले और इस दौरान बीजेपी के 15 करोड़ वोट और बढ़ गए। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि कम वोटिंग शायद बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी अगर कांग्रेस के वोट नहीं बढ़े तो वो शायद पिछली बार के विनिंग परसेंटेज के हिसाब से 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। यानी कांग्रेस के लिए नारा होगा अब की बार 40 पार। तो एक तरफ है अब की बार 400 पार और एक तरफ होगा अब की बार 40 पार। 400 पार होंगे या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन 40 पार होंगे या नहीं यह भी हम नहीं कह सकते। अब तक के पहले 2 चरणों में देश की कुल 189 सीटों पर मतदान हुआ है, जहां पिछली बार से 3.3% कम वोटिंग हुई। यानी 189 सीटों पर जो 32 करोड़ 49 लाख वोटर्स थे, उनमें से 9 करोड़ 80 लाख लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, जबकि हम अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। इस बार का वोटिंग पैटर्न इसलिए भी बहुत अलग है क्योंकि इस बार उन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं या उनकी आबादी 25 से 70% के बीच है। तो ये जो आंकड़ा है इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां मतदान सबसे कम हो रहा है। पहले 2 चरणों की 189 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जहां मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है और जहां इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। अब तक की वोटिंग में जिस सीट पर पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, कितना हुआ है? 84.97% मतदान जहां हुआ है, समझ लीजिए लगभग 85%। उस सीट का नाम है नौगांव। देखिए नौगांव, और ये असम की वही सीट है जहां 43% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और 56% हिंदू रहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है लगभग 85%, लेकिन आप देखिए वहां पर मुस्लिम आबादी है 43%। दूसरे नंबर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा 84.1% वोटिंग लक्षद्वीप में हुई है, जहां 96.6% मुसलमान और सिर्फ 2.8% हिंदू रहते हैं और हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक जिन 16 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से सबसे ज्यादा 66.1% वोटिंग सहारनपुर में हुई, जहां 42% मुसलमान और 57% हिंदू रहते हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 64.5% वोटिंग अमरोहा में हुई, जहां 50% मुसलमान हैं और 48% हिंदू हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग 49.4% मथुरा में हुई, जहां 90% हिंदू और सिर्फ 8% मुसलमान रहते हैं। यह मथुरा का हाल है। और देखिए मथुरा वही जगह है जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है और यह मामला भी अभी कोर्ट में लंबित है। और मथुरा में इस बार सबसे कम मतदान हुआ है, जबकि जिन सीटों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां ज्यादा वोटिंग हुई है। जैसे कैराना में जहां 53% मुसलमान और 45% हिंदू हैं, वहां 62.4% वोटिंग हुई। नगीना में जहां 46% मुसलमान और 50% हिंदू हैं, वहां 60.7% वोटिंग हुई। और मुरादाबाद में जहां 47% मुसलमान और 52% हिंदू हैं, वहां 62.1% वोटिंग हुई। और यहां बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। दूसरे चरण में बिहार की भागलपुर सीट पर सबसे कम 53.5% वोटिंग हुई, जबकि भागलपुर में 82% हिंदू
और 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। और इस हिंदू बहुल सीट पर दूसरे चरण में सबसे कम मतदान हुआ है। लेकिन बिहार की जिस किशनगंज सीट पर 65% मुसलमान और सिर्फ 22% हिंदू हैं, वहां 62.8% मतदान हुआ और पूरे बिहार के औसत मतदान से लगभग 8% ज्यादा है ये। और यहां बात सिर्फ किशनगंज की नहीं है। बिहार में अब तक कटिहार सीट पर सबसे ज्यादा 63.7% वोटिंग हुई, जहां 42% मुसलमान और 57% हिंदू हैं। जबकि दोनों चरणों में सबसे कम 43% मतदान नवादा सीट पर हुआ, जहां 89% हिंदू हैं और सिर्फ 11% मुसलमान हैं। बिहार की तरह केरल की जिस मलप्पुरम सीट पर 68% मुसलमान हैं और सिर्फ 30% हिंदू हैं, वहां लगभग 73% वोटिंग हुई। लेकिन जिस पथनमथिट्टा सीट पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और उनकी आबादी 55% और मुसलमान सिर्फ 5% है और ईसाई लगभग 40% हैं, वहां केवल 63% वोटिंग हुई। और यह आंकड़े इस बार का वोटिंग पैटर्न आपको बताने के लिए काफी है। अब हम कांग्रेस और राहुल गांधी के उस दावे का एक फैक्ट चेक करेंगे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 400 पार का नारा इसलिए दिया है क्योंकि वो 400 सीटें जीतकर संविधान बदल देंगे और फिर दलित, आदिवासी और पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण समाप्त करके भारत के संविधान को बदल देंगे। और यह आरोप राहुल गांधी आज एक बार नहीं कई बार लगा चुके हैं। आज उन्होंने फिर से यह आरोप दोहराए हैं। गुजरात के पाटण की एक रैली में आज राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता खुलकर यह कह रहे हैं कि वो आरक्षण समाप्त कर देंगे और अगर लोग आरक्षण को और संविधान को बचाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस को जिताना होगा। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बल्कि यह कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ गए तो भी इस देश से आरक्षण समाप्त नहीं होगा। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कभी नहीं कहा कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त कर देगी, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने भी अपनी रैलियों में लगातार ये बात कही और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों द्वारा भी सोशल मीडिया पर यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज एक और हमने नया ट्वीट आपके लिए निकाला है। कांग्रेस सेवा दल ने अपने एक्स पर अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी का एक फेक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें यह लिखा है कि बीजेपी के कई नेता खुलेआम संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और यह सब मोदी के इशारे पर कहा और बोला जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस सेवा दल ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो जो पोस्ट किया है, वो वीडियो असल में अधूरा है, वो पूरी बात नहीं बताता। अब आप देखिए कि उसमें कौन सा बयान लगाया गया है। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी के नेता भी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि यह दावा भी फैक्ट चेक में पूरी तरह से गलत निकला है। आरक्षण को लेकर दो नेताओं के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह का है और दूसरा वीडियो राजस्थान के एक मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का है। और इन दोनों ही नेताओं के वायरल वीडियो में यह दावा किया गया है कि वो बीजेपी की सरकार बनने के बाद आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के फैक्ट चेक में ये दोनों वीडियोस फेक निकले। और बड़ी बात यह है कि इन फेक वीडियोस को कांग्रेस के नेताओं ने ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और जिस पर अब गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 5 नेताओं को आरक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो पोस्ट करने पर समन जारी किया है। और रेवंत रेड्डी को जो नोटिस भेजा है उसमें लिखा है कि उन्हें पूछताछ के लिए अपना मोबाइल फोन भी साथ में लाना होगा, क्योंकि पुलिस उनके फोन की जांच करेगी और पता लगाएगी कि अमित शाह का फेक वीडियो वायरल कैसे हुआ है। रेवंत रेड्डी को पुलिस ने इसलिए नोटिस भेजा क्योंकि वो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष वाले अकाउंट से अमित शाह का आरक्षण वाला फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। और आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने ही देश में यह झूठ फैलाया। और खतरनाक बात यह है कि इस फेक वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार किया गया है। और जब आप अमित शाह के इस फेक वीडियो को देखेंगे तो आप ब्लैक और व्हाइट में शायद अंतर कर ही नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं डीप फेक, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो यहां आपने असली और नकली का फर्क देख लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस से जुड़े कुछ सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, हैंडल्स हैं, वो इस नकली और फेक वीडियो को लगातार पोस्ट कर रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों में यह गलतफहमी पैदा हो जाए कि बीजेपी असल में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और यह बात और कोई नहीं बल्कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। और इसी बात पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमित शाह का यह फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि वो बीजेपी से डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो सबसे पहले रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था, जिसे असम पुलिस ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। और ऐसा आरोप है कि यह व्यक्ति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है पहले। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि विपक्षी दल एआई का दुरुपयोग करके फेक वीडियोस फैला रहे हैं और ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए
आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। आप याद कीजिए, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ था। यानी सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल था फर्स्ट टाइम 2014 के चुनाव में हुआ था इस तरीके से, और यह प्रयोग सबसे पहले बीजेपी ने किया था। इसके बाद वर्ष 2019 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का और विस्तार हुआ, और आपको याद होगा 2019 में बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। इंस्टाग्राम आ गया था, स्नैपचैट आ गया था, और जो पुराने जो प्लेटफॉर्म्स थे वो बड़ी संख्या में बढ़ गए थे। तब तक यूट्यूब भी आ चुका था, और 2019 में इसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और एआई से डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिनसे ब्लैक और व्हाइट में अंतर करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपके पास एक वीडियो आएगा जो बिल्कुल असली होगा, और उसका ऑडियो भी बिल्कुल वैसा ही होगा जो किसी की भी आवाज में हो सकता है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल असली वीडियो है, लेकिन वो एक डीप फेक वीडियो होगा जो एआई की मदद से बनाया गया होगा। अब आप ये देखिए कि अपने फेक वीडियो पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, और आप देखिए, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये वीडियो सही है या गलत है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है, और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि उसके घोषणा पत्र में कहीं भी मुसलमानों का जिक्र नहीं है, और बीजेपी उसे लेकर झूठ फैला रही है, क्योंकि उसने अपने घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा कि वो मुसलमानों के लिए आरक्षण लेकर आएगी। उन्होंने लिखा है माइनॉरिटीज, और उनका ये तर्क रहता है कि बताइए, दिखाइए हमारे घोषणा पत्र में कहां लिखा है कि हमने ऐसी कोई बात कही हो। लेकिन आज हम उस कांग्रेस पार्टी से ही ये भी पूछना चाहेंगे कि वो ये भी बता दे कि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में ये कहां लिखा है कि वो संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये कहां लिखा है, और फिर भी कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती जा रही है। आपको याद होगा पहले के जो चुनाव हुआ करते थे, यहां तक कि 2009 तक भी, तब आपको याद होगा दीवारों पर पोस्टर्स लगाए जाते थे, दीवारों पर स्लोगन्स लिखे जाते थे अलग अलग पार्टियों के। सारा जो प्रचार होता था, चुनाव प्रचार, वो दीवारों के जरिए होता था, पोस्टर्स के जरिए होता था, दीवारों पर नारे लिखे जाते थे। इसके अलावा आपने देखा होगा लाउड स्पीकर पर रिक्शा में बैठकर चुनाव प्रचार किया जाता था। ये चुनाव प्रचार के तरीके थे, और अब आप देखिए आज चुनाव प्रचार का पूरा तरीका बदल चुका है। सारा चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पर हो रहा है, और उसमें भी टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त प्रयोग हो रहा है। अब आप पोस्टर्स के वो जमाने भूल चुके होंगे जब पोस्टर्स लगाए जाते थे, जब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता था नारेबाजी के लिए या चुनाव प्रचार के लिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और अब इस तरह के डीप फेक वीडियोस का जमाना है। अब आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं को लेकर एक इमोशनल बयान दिया है, और कहा है कि वो महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस महिलाओं के गहने लूटना चाहती है। तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा, खतरनाक घोषणा की है। ये कांग्रेस कह रही है आपके खेत,
आपके घर, आपके परिवार में माताओं बहनों के गहने, उनके मंगलसूत्र, कांग्रेस कहती है अब एक्सरे करेंगे, एक्सरे। आपके लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे। आपके घर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे। यानी घर घर छापामारी करेंगे और आपकी संपत्ति जब्त करेगी। एक लिमिट से ऊपर आपके पास जो भी है उसको लूटने का कांग्रेस सरकार इरादा रखती है। और उनकी जो खासम खास वोट बैंक है ना, उनको मजबूत करने के लिए उनको बांट देंगे। मोदी का प्रयास है कि देश में हर बहन के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी हो, इसलिए घर बहनों के नाम पर दिए जा रहे हैं। जन जन खातों से करोड़ों बहनों को पहली बार बैंक खाते खुले। अब बीजेपी सरकार उसमें सीधा पैसा डालती है। मोदी अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में जुटा है। मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। लेकिन कांग्रेस के शाहजादे की चली तो कांग्रेस माताओं बहनों की कमाई, उनके गहनों को भी नहीं छोड़ेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव से कुछ दिन पहले तक बीजेपी लगातार विकास का मुद्दा बना रही थी। बीजेपी लगातार ये बता रही थी कि उन्होंने इस देश के लोगों के लिए कितने काम किए हैं, कौन कौन सी नई योजनाएं लाए हैं, गरीबों के लिए कितना काम किया है, कितनी उपलब्धियां उनकी सरकार की रही हैं। और कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही थी कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश का संविधान खतरे में है। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, मुद्दे तुरंत बदल गए। अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है संविधान बदलने का, सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है आरक्षण को समाप्त करने का। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम एक्सरे करेंगे और बीजेपी ये कहती है कि ये एक्सरे असल में लोगों की संपत्ति का होगा और जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी उसे लूट लिया जाएगा, ले लिया जाएगा वापस और गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो अब आप देखिए, ये भी एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी है राजनीति की कि चुनावों से कुछ दिन पहले तक कौन से मुद्दे चल रहे थे और जैसे ही चुनाव शुरू हुआ वैसे ही कैसे ये तमाम मुद्दे अचानक से बदल गए। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी 2024 में, आज के युग में हमारे देश में जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है और उन तमाम जो पारंपरिक राजनीति हुआ करती थी उनकी बात हो रही है। और आज भी हम भविष्य को लेकर इतने आश्वस्त होकर वोट डालने के लिए नहीं जाते कि हम विकास के नाम पर वोट डालें, हम सड़कों के नाम पर वोट डालें, हम गरीबों में जो लोगों के लिए काम किया गया है उस पर हम वोट डालें। अभी भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। अब हम आपको यह बताएंगे कि खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताने वाला अमेरिका कैसे अपने देश में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लगातार गिरफ्तार करता जा रहा है। इस समय अमेरिका के 8 राज्यों की 18 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 30 से ज्यादा कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों में यह विरोध प्रदर्शन आग की तरह फैल चुके हैं। तस्वीरों को आप देखिए। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और टेक्सास यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में बड़े पैमाने पर पिछले 10 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में अब तक 900 छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं। और जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताता है, मानव अधिकारों को लेकर दुनिया को लेक्चर देता है, वही अमेरिका पूरी ताकत के साथ इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और कह रहा है कि इस तरह के आंदोलनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तस्वीरें आप जरा एक बार देख लीजिए। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए थोड़ी देर के लिए। यह अमेरिका वही देश है जिसने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने पर भारत सरकार की ही तब आलोचना की थी और कहा था कि भारत को अपने देश के छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना चाहिए। जब आपको याद होगा जेएनयू में भारत को तोड़ने के नारे लग रहे थे,
जब जेएनयू में आजादी के नारे लग रहे थे, जम्मू कश्मीर को लेकर, अफजल गुरु को लेकर आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, और तब अमेरिका हमें यह लेक्चर दे रहा था कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और भारत की सरकार को अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज वही अमेरिका अपने देश के छात्रों की अभिव्यक्ति का कितना सम्मान कर रहा है, वो आप आज इन तस्वीरों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, हमारे यहां जेएनयू में भी ऐसे बहुत विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन आपको याद होगा अक्सर हमारे देश के कई जगहों पर होते हैं, छात्रों द्वारा भी किए जाते हैं। सीएए को लेकर ऐसे कई विरोध प्रदर्शन हुए छात्रों के, लेकिन इस तरह की कार्रवाई आपको भारत में शायद देखने को नहीं मिली थी जब जेएनयू में यह सब हो रहा था। जब छात्रों के यूनिवर्सिटीज के कैंपस में छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं, तब ऐसी कार्रवाई आपको भारत में शायद देखने को कभी नहीं मिली होगी। भारत एक ऐसा देश है जहां देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार हुए कन्हैया कुमार को भी लोकसभा चुनावों का टिकट मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्हें उस समय अरेस्ट किया गया था देश विरोधी नारे लगाने के लिए, जब ये जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। और आज ये उसी देश, भारत की राजधानी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें यहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ने का टिकट देती है, और फिर भी हमारे देश के विपक्षी दल और अमेरिका जैसे देश भारत के लोकतंत्र को खतरे में मानते हैं, खतरे में बताते हैं और मोदी सरकार को तानाशाह कहते हैं। सोचिए, भारत की खूबसूरती, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती और हमारे यहां अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो कितनी सुरक्षित है कि कन्हैया कुमार, जो एक जमाने में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगा रहे थे, आज वही कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर इसी देश की राजधानी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो जीत गए तो हो सकता है वो आपको लोकसभा में एक सांसद के तौर पर भी नजर आए। इससे ज्यादा खूबसूरत बात देश के लिए क्या हो सकती है। लेकिन अमेरिका में जब प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई होती है तो कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका में तानाशाही चल रही है या अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ गई है। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति जॉर्ज सोरोस पर यह आरोप लगा था कि उनके एनजीओ से इन विरोध प्रदर्शनों को पैसा भेजा जा रहा है। और तब भारत ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी, जबकि अमेरिका ने इन आरोपों को बिल्कुल भी गंभीरता से तब नहीं लिया था और उल्टा यह कहा था कि भारत को लोकतंत्र के हित में काम करना चाहिए। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज वही अमेरिका कह रहा है कि उसके देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे यही जॉर्ज सोरोस है। न्यूयॉर्क पोस्ट नाम का एक अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जॉर्ज सोरोस के अलग अलग संगठनों द्वारा छात्रों को अमेरिका में इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने के लिए हर हफ्ते तनख्वाह दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है। जो छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां कैंप लगाकर रह रहे हैं, उन्हें हर हफ्ते 2.5 से 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए। जबकि जो छात्र यूएस कैंपेन फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स की फेलोशिप पर पढ़ रहे हैं, उन्हें इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने के लिए हर हफ्ते 6.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और यह पैसा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इजराइल विरोधी प्रदर्शनों पर खर्च हो रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में अभी डिजाइनर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिनके पीछे वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने भारत को तोड़ने की भी कोशिश की थी। ये वही उद्योगपति हैं जिन्होंने पिछले साल कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष 2024 में भारत में लोकतंत्र आएगा और मोदी सरकार चुनाव हार जाएगी। और जॉर्ज सोरोस ने यह बात तब कही थी जब उनके एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी अक्टूबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। तो यहां आपको यह समझना होगा कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो इलेक्शंस को रिग करने की कोशिश करती हैं। और आपने देखा होगा बड़े बड़े देशों में आजकल ये आरोप लगते हैं कि दूसरे देश कई बार लोकतांत्रिक देशों के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की कंपनियां हैं,
उन पर यह आरोप लगते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ देशों के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स के दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक लॉबी ऐसी है जो देशों को तोड़ना चाहती है, उन्हें कमजोर करना चाहती है, और जहां जहां भी लोकतंत्र इस समय ठीक ठाक स्थिति में चल रहा है वहां पर वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। भारत दुनिया का वो देश है जहां लोकतंत्र अभी सबसे अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसलिए बहुत सारी ताकतों की नजर भारत पर है कि वो चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे छात्रों को उनका ब्रेन वॉश करके उस तरीके से हो कि वो भारत के लोकतंत्र को और भारत के चुनावों को किसी तरीके से प्रभावित कर सके। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आई है जर्मनी से, और इन तस्वीरों की भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और आप भी इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। जर्मनी में 27 अप्रैल को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें कहा गया कि जर्मनी में कैलिफेट लागू हो जाना चाहिए, यानी पूरे जर्मनी में खलीफा का राज होना चाहिए। जर्मनी की सरकार इन कट्टरपंथी नारों और बातों से बड़ी नाराज है, और जर्मनी की गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि जर्मनी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस अधिकार की भी एक सीमा है, और अगर कोई इस्लामिक शासन चाहता है तो फिर वो गलत देश में रह रहा है, यानी ऐसे लोगों को जर्मनी छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं आपको कुछ तस्वीरें अभी दिखाऊंगा। जर्मनी की जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है, और इनमें लगभग 50 लाख मुसलमान है। देखिए, 8.5 करोड़ में से 50 लाख मुसलमान है। जर्मनी में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और इस्लाम जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यूरोप में फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान जर्मनी में रहते हैं, और एक स्टडी के मुताबिक जर्मनी में मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह है माइग्रेशन, और बड़ी संख्या में दूसरे देश के मुसलमान अब जर्मनी में जाकर बस रहे हैं। और अब मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें वो दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जर्मनी में। अब आखिर में एक ऐसी खबर आपको दिखाना चाहते हैं जो चुनावों के शोर में कहीं दबकर रह गई, लेकिन ये हमारे समाज की कहानी है। ये वो खबर है जो हमारे देश में परिवारों को तोड़ रही है और हमारे देश में परिवारों को कमजोर कर रही है। पूरे देश में संपत्ति के बांटने को लेकर राजनीति हो रही है। परिवारों का एक्सरे किया जाएगा, संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा, इसे लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और कहा जा रहा है कि आपकी जो संपत्ति है उसे सरकार ले लेगी, कभी टैक्स लगा दिया जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें संपत्ति के लिए एक बेटे पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा है। यानी आपने अपनी संपत्ति सरकार से बचा भी ली तो आपके अपने ही घर में आपके परिवार के लोग जो आपसे संपत्ति छीन लेंगे, उससे आपको कौन बचाएगा। तमिलनाडु के पेरंबलूर जिले में 40 साल के एक बेटे ने सिर्फ संपत्ति पाने के लिए अपने 65 साल के पिता को बुरी तरीके से पीटा। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी के मालिक थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, जिससे उनका यह बेटा नाराज था। यह वीडियो इस साल 16 फरवरी का है, जब गुस्से में आकर इस व्यक्ति ने अपने ही पिता को उन्हीं के घर में पीटना शुरू कर दिया। परिवार के दूसरे लोग बचाने के लिए आए, लेकिन बेटा फिर भी रुका नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये घर में लगे सीसीटीवी के कैमरे की तस्वीरें हैं, और ये बूढ़ा पिता वहां बैठा रहा। बेटा आता है और पिता की पिटाई करता है। आप देखते जाइए, इसी को कलयुग कहते हैं। यही है कलयुग, और संपत्ति बचाकर भी क्या करेगा कोई। देखिए, पिता को इतनी ज्यादा चोट लगी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और तब उनके परिवार के लोगों ने थाने में जाकर बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत कराई। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी शिकायत वापस भी ले ली। लेकिन इस घटना के 2 महीने के बाद पिता को इतना सदमा लगा कि वो 18 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, और तब परिवार के लोग दोबारा पुलिस के पास गए, जिसके बाद इस बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के बाद यह वीडियो सामने आया है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। भारत में वर्ष 2011 की जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ 38 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% है। लेकिन यह संख्या अब तेजी से बढ़ रही है,
और ऐसा अनुमान है कि 2036 में यह संख्या बढ़कर 22 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और तब भारत की कुल जनसंख्या में 15% लोग ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे। अब सोचिए, भारत वो देश है जहां श्रवण कुमार की माता पिता की सेवा करने की कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए सारी सुख सुविधाएं अपना राजपाट त्याग दिया और वनवास पर चले गए। मगर आज यहां संस्कारों का इतना पतन हो चुका है कि माता पिता को उनके ही बच्चे बोझ समझने लगे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे संपत्ति के लिए तो लड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं कि किसको कितनी संपत्ति मिलेगी, लेकिन माता पिता किसके पास रहेंगे इस बात को लेकर झगड़ा आपने शायद ही किसी परिवार में सुना होगा। शायद ही किसी परिवार में आपने सोचा होगा, सुना होगा कि बच्चों का आपस में झगड़ा हो रहा है इस बात को लेकर कि माता पिता उनके साथ रहेंगे या किसी और के साथ। यानी बच्चे अब माता पिता को लेकर झगड़ा नहीं करते, सिर्फ संपत्ति को लेकर झगड़ा करते हैं। और तारीफ चाहे जितनी भी करें, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो कर्ज है जो हर कोई मौका मिलने पर सूद समेत वापस जरूर करता है।